नमस्कार मित्रों। संसद भवन जब चलती है तब सांसदों के सफेद कपड़ों से चकाचक सफेदी की चमकार दिखाई देती है, लेकिन आज संसद भवन में कांग्रेस के सांसद काले कपड़ों में पहुंचे थे। कांग्रेस के सांसद ने कहा कि यह काला अध्याय है, यह लोकतंत्र का काला अध्याय है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का भरोसा अब केवल काला जादू पर रह गया है कि ये जो काले कपड़े कहां पहने जाते हैं, किस जगह पर ये काले कपड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है उनके पास इतने हताशी हो गई है, आज इतना वो डिमोरलाइज है कि वो शायद सिर्फ काला जादू पे फिर एक बार अपने आप को टिकाना चाहते हैं। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। राजनीति के इस बदलते रंग पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि राजनीति का नया रंग किस तरह से देश की सियासत को बदलेगा, देश के समाज को बदलेगा और आने वाले 2024 में लोगों को प्रभावित करेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे सामने रख दिए हैं। इन मुद्दों में अभी जनता के सवाल नहीं हैं, लेकिन जाहिर है चुनाव जब करीब आएंगे तो जनता के सवाल भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस बात को लेकर एग्रेसिव है कि मोदी और अडानी के बीच संबंधों का खुलासा होना चाहिए। जिन सवालों को राहुल गांधी संसद के भीतर उठा रहे थे, जिन सवालों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था, वो सवाल अब मुखर हो रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदीगिरी बंद करो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के अपमान का मामला उठा रही है। पिछड़े वर्ग का अपमान राहुल गांधी ने किया। मोदी के नाम पर जो उन पर मुकदमा चला और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, उसको लेकर कांग्रेस भी एग्रेसिव है अपने हिसाब से, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को नया टर्न देना चाहती है, पिछड़े का अपमान का मामला बनाना चाहती है। क्या पिछड़े का अपमान का मुद्दा प्रमुख रहेगा? आने वाले समय में ये पता चलेगा कि देश की राजनीति में मुद्दे कौन से मुखर रहेंगे, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दों पर लड़ाई को तेज कर दिया है। कांग्रेस की मंशा ओबीसी समाज का अपमान करने की है, ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है, पहले भी थी और आज भी उसका परिचय देश के सामने बार बार देखने को मिलता है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि कांग्रेस के साथ और कौन से नए दल एकजुट होना चाहते हैं, एक साथ आ रहे हैं, और क्या वो नई राजनीतिक परिस्थितियों में कोई ऐसा मोर्चे की ओर बढ़ सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के जो आक्रामक तेवर हैं उसकी वजह से उनमें कुछ और भय बढ़ गया है, इसकी वजह से वो कांग्रेस के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। सवाल समाजवादी पार्टी का भी है, सवाल तृणमूल कांग्रेस का भी है, सवाल भारत राष्ट्र समिति का भी है। ये सारे दल ऐसे हैं जो अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबर की दूरी बनाकर चलना चाहते थे। उनकी राजनीति में न भारतीय जनता पार्टी उनकी दोस्त थी, न कांग्रेस उनकी दोस्त थी, लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी है, आज जो सवाल पैदा हुआ है, आज जो नज़ारा दिखाई दिया है संसद के भीतर और संसद के बाहर, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द विपक्षी दल मंडराने लगे हैं और शायद अब ये रास्ता तलाशने लगे हैं और शायद वे सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि वे एकता के बल पर भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता के शिकार होने से बच जाएं। आपको मालूम है कि 14 दलों का एक समूह ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज करा चुका है, जिसमें
सत्ता की ओर से यानी सरकार की ओर से ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का मामला सामने रखा गया है। उसकी सुनवाई 5 अप्रैल को होगी, लेकिन उससे पहले आज और दलों की संख्या बढ़ गई है कांग्रेसी खेमे में। ये यूपीए है इस वक्त हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में यूपीए मजबूत हो सकता है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जिन सवालों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है उन सवालों पर सब एक साथ आ सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो अब तक कहते रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, 2024 के चुनाव में ये कह पाएंगे? 2024 में उनका सुर बदलेगा आने वाले समय में? ये इस वक्त की राजनीति उसी मोड़ पर खड़ी है, उस मोड़ पर जहां से एक नया रास्ता विपक्षी दलों को दिख रहा है और शायद ये रास्ता उनके लिए सुरक्षित दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो अब साथ साथ आगे चलने की रणनीति बना रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरह का रुख अख्तियार किया है। ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रही थी। वो क्षेत्रीय दलों के साथ तो रहना चाहती थी, लेकिन अपने प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से कांग्रेस से दूरी बनाकर चलना चाह रही थी। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने चैम्बर में, संसद भवन के अपने चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति तय करने के लिए विचार करने का एक संवाद दिया, तो सभी दल एक खेमे में नजर आए, एक साथ नजर आए और हो सकता है भविष्य में अगर सभी मुद्दों पर सहमति बनी तो ये दल एक साथ हो सकते हैं। शिवसेना को इस बात की शिकायत है कि राहुल गांधी लगातार सावरकर पर हमले कर रहे हैं, सावरकर के खिलाफ में बयान दे रहे हैं और तीखे बयान दे रहे हैं। शिवसेना की ओर से ये जानकारी आ रही है कि उनके बड़े नेता की राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। अगर सावरकर के मामले पर राहुल गांधी और शिवसेना के बीच में तालमेल बन गया तो हो सकता है आने वाले समय में सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के तीखे बयान आना बंद हो जाएंगे और इसके बाद शिवसेना भी कांग्रेस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के दलों का मुकाबला करेगी। 2024 का चुनाव काफ़ी क्रूशियल है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी संभल कर कदम बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी आज सफाई देने के मूड में नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी को अदालत ने समय दिया था, अदालत में उनके पास काफ़ी समय था, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज वकील उनको बचा नहीं सके। क्यों? वो सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि कांग्रेस के दिग्गज वकील उनको बचाना नहीं चाहते थे और इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ में अदालत का ये फैसला आया। 4 साल तक ये मामला चला, लेकिन राहुल गांधी को उनके ही लोगों ने बचाया नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने और उनको तो माफी मांगने की जरूरत थी। कल एक उनके कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है कि उनके खुद के नेता बार बार कहते गए, राहुल जी आप माफी मांग लो, विषय समाप्त करो, लेकिन उनकी एरोगेंस थी, उनका घमंड था कि वो माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया और आज लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चर्चा और इस तरह की राजनीति इस वक्त हो रही है और इन्हीं राजनीति के बीच में कांग्रेस ने इस सवाल को बहुत ही तीखा कर दिया है कि अब देश के सामने ये सवाल आना ही चाहिए, देश को ये पता चलना ही चाहिए कि मोदी और अदानी का क्या संबंध है। जो सवाल राहुल गांधी ने संसद के भीतर उठाए थे, जो सवाल संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए थे, वो सवाल अब जनता के बीच में होंगे। इसका एहसास, इसका आभास कांग्रेस ने करा दिया है। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी अदानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है। दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अदानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है। और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए। चौथा प्रश्न ये था कि आप जहाँ जहाँ जाते हो उसी वक्त वो भी वहाँ पर आके मिलते हैं, उसका कारण क्या है। और पांचवी बात यह है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स, वहाँ के कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलवाते हो, ये क्या बात है।
कांग्रेस ने सवाल किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा बहुमत है, इतना प्रचंड बहुमत है, तब वो ऐसे जेपीसी से क्यों डर रही है, तब वो इन सवालों से क्यों डर रही है, जिन सवालों को कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, जिन सवालों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, जिन सवालों को अडानी और मोदी के रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है, उन सवालों पर क्यों मौन रखना चाहती है बीजेपी। ये सवाल बार बार आज कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता छीने जाने के मामले को भी आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर भी जनता के बीच में जाएगी। ये और बात है कि इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी आगे बढ़नी है और मुमकिन है कि उस कानूनी प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी को कुछ सहूलियत मिल जाए, कुछ रियायत मिल जाए। लेकिन शायद कांग्रेस को ये भी तय करना है कि क्या ये मामला लटका कर रखा जाए, क्या ये मामला आगे बढ़ाया जाए, ताकि एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कांग्रेस के पास भी एक पत्ता रहे। और ये सारे सवाल हैं इस वक्त राजनीति में। लेकिन इन सब सवालों के बीच में एक सवाल ये भी है कि जो जनता के सवाल हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों के हनन का मामला है, आरक्षण का मामला है, जो पिछड़ों का मामला है, जो दलितों का मामला है और उनके साथ न्याय और अन्याय और इंसाफ का मामला है, उस मामले में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, ये सवाल अभी अनुत्तरित है। इस सवाल का जवाब अभी नहीं आया है और इसी सवाल पर आने वाले समय में अगड़े पिछड़े की राजनीति या जो किस तरह से आगे राजनीति बढ़ेगी और 2024 के मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, 2024 का मुद्दा आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप किन सवालों को प्रमुख मानते हैं और क्या आप उन सवालों को ही आगे रखकर अपना वोट देंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।